Hi everyone. Number one, this video is only for assumption based questions. Number two, this video can be longer than 30 minutes, so please have patience. And number three, in this video we will not discuss the answers, we will discuss general rules, general principles which are followed by almost every assumption based question. और जिनको फॉलो करके आप अपना सी सेट में मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं. नंबर फोर, दिस वीडियो इज मेड बाय समवन हु हैज हिमसेल्फ क्वालिफाइड यूपीएससी प्रीलिम्स 4 times back to back, and in the first attempt he failed in prelims by 0.17 marks, and who is an arts student, and by virtue of being an arts student he is also not very good with mathematics. तो मैं हमेशा रिलाय करता था इसी सेक्शन पे. तो अगर मुझे ये हेल्प किया है, जो जो चीज़ें मुझे इसमें हेल्प की है वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो है ना, लास्ट तक आप बने रहिए. एंड नंबर 6 कि प्लीज़ टर्न ऑन 1.5x फीचर, क्योंकि कुछ लोग फिर है ना नीचे कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाते हैं कि ज़्यादा टाइम लेते हो, बीच में गैप आ जाता है बोलने में. तो 1.5x का फीचर आपके पास होता है. हमने 2 वीडियो इन्हीं सारे 7 रूल्स और प्रिंसिपल्स पे पहले भी बना रखी है. 2025 वाले पेपर में हमने ये अप्लाई किए थे और हमने देखा ऑलमोस्ट सारे आपके उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. सेम 7 रूल्स इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे. और 2024 का जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके बाद हम सीधा 2022 का करेंगे, जो अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट आपको उसमें पैराग्राफ पैसेज सेक्शन मिलता है. ठीक है, इसके बाद हम वो करेंगे. तो उसमें भी आप देखेंगे इनमें भी सेम रूल्स फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, आपको इन्हें बार बार प्रैक्टिस करके ध्यान में रखना है. इनफैक्ट हो सके तो कोई सी भी एक वीडियो उठा करके, सी सेट की कोई सी भी एक वीडियो उठा करके ठीक सी सेट से आधा 1 घंटा पहले 1.5x पे उस वीडियो को देख लेना. इसलिए लाइक करके आप अपने ऊपर है ना अपने पास सेव करके इन्हें रखें. पहला रूल हमने पढ़ा, जहाँ पे भी बर्डन शिफ्ट हो रहा है, यूनिलैटरल बर्डन शिफ्टिंग अगर हो रही है, जहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स ओनली, या इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली, या इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्री ओनली, ऐसे ऐसे करके अगर कहीं पे ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि बर्डन शिफ्ट हो रहा है सिर्फ एक फैक्शन के लिए, आप मान के चलिए कि वो आपकी गलत स्टेटमेंट है. वेरीफाई करने की कोशिश भी मत करना पैसेज में, वो एजम्पशन आपकी गलत ही होगी, हमेशा होगी, है ना. नो राइटर कैन अज्यूम ब्लेटेंटली इलॉजिकल शिट. ये मैंने पिछले आपको वीडियो में भी बताया था, क्योंकि मैक्सिमम जितने ये पैराग्राफ आए हैं, जितने पैसेज हैं, ये किसी ना किसी राइटर ने लिख रखे हैं. अनटिल और अनलेस कि एग्जामिनर का दिमाग फिरे और वो ऐसा एक पैराग्राफ लिखने लग जाए जिसमें कि आपकी सच में रीडेबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा हो कि अच्छा इसने सच में आंसर इसी पैराग्राफ के बेसिस पे दिया है या नहीं, है ना. उसके लिए मान लो हो सकता है कि कभी एग्जामिनर एक ऐसा पैराग्राफ डाल दे जिसमें लिखा हो कि नॉर्थ पोल साउथ में होता है. हो सकता है बीच में सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए ऐसा गंदगी भी वो लिख दे, हो सकता है. लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन अगर वो डालेगा भी, वो मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा और उस पर भी मीम बनने लगेंगे. तो एग्जामिनर ऑलवेज प्लेज सेफ. और ये सारे जितने भी आर्टिकल है, मोस्टली सारे पैसेजेस किसी ना किसी राइटर ने लिखे होते हैं, किसी ना किसी इंटेलेक्चुअल ने लिखे होते हैं. तो जब भी आपको कोई स्टेटमेंट ऐसी आए लगे ना जो ब्लेटेंटली इलॉजिकल है, जहां मान लो ये बोल दिया गया है कि वी डोंट रिक्वायर इकोसिस्टम, इलॉजिकल बात है. कोई भी लॉजिकल आदमी ऐसे बोलेगा तो उसे इसलिए नहीं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, वो गेम अब चली गई, इसलिए कि इलॉजिकल स्टेटमेंट है और हम जानते हैं कि कोई भी इंटेलेक्चुअल इलॉजिकल बातें नहीं करेगा. तो पहले इन 2 प्रिंसिपल्स को इसमें अप्लाई करके देखते हैं, है ना. जैसे एजम्पशंस हैव बीन मेड, और ये सारे के सारे एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए ही है. Fiscal policies of the governments are solely responsible for higher prices. मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे भी बर्डन शिफ्टिंग हो रही है, फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट पे बर्डन है ना शिफ्टिंग हो रही है, कि सिर्फ उनसे ही हायर प्राइसेस है ना तय होते हैं. हटाओ इसे, देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना. ये देखो, फिजिकल बैकअप आपको और चीज़ें भी मिलेगी, इन्फ्लेशनरी, डिसइन्फ्लेशनरी, बोरो मोर,
है ना, गवर्नमेंट्स बोरो मोर, और ये डेट राइजेज, है ना, बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, बजट डेफिसिट। लेकिन यहाँ से आप क्या ये एजम्पशन, पूर्वानुमान लगा पा सकते हैं कि सिर्फ फिस्कल पॉलिसी से ही हायर प्राइसेस हो रहे हैं? हालांकि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी की बात की गई है, बट क्या आप ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और क्या ये लगाना सही है? नहीं ना। तो जो भी इस तरीके की ब्लेटेंट, है ना, ब्लेटेंटली फॉल्स इलॉजिकल स्टेटमेंट है, वेरीफाई करो ही मत, यहाँ पढ़ो और आगे बढ़ो। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म, कोई भी इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलेगा क्या? तो वैलिड है क्या? कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं, मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ लिखा ही नहीं होगा, ये यहाँ लिखा भी नहीं होगा, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं, ये मैं 20 सेकंड में क्वेश्चन करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अगला, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made for effective school education parents have greater role than the governments। अब यहां पे भी बर्डन शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कि पेरेंट्स का सरकार से ज्यादा रोल है। यहां पे भी आप देखेंगे कि भैया कैसे आप सरकार को रिहा कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लग रहा है ना कि सरकार को एक हेज प्रदान करने की कोशिश कोई इंटेलेक्चुअल कर सकता है क्या, और वो भी आज की इकोनॉमी के मॉडल में। लेकिन हो सकता है ऐसी कोई बात इसमें की भी गई हो कि नहीं नहीं यार, प्राइमरी सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी वो भी है, हो सकता है ऐसी बात की गई हो, लेकिन उसके ठीक होने के चांस है सिर्फ 10%। तो मैं मान के अभी के लिए चलूंगा कि हो सकता है ये गलत हो। वेरीफाई अभी यहाँ पे करूंगा क्योंकि ये ब्लेटेंट नहीं है, बिल्कुल इसके तरह इलॉजिकल नहीं है, लेकिन दिमाग में ये बैठा लो कि ये 90% गलत है। पहली बात, स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टूडेज रिक्वायरमेंट टू टूडेज रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री मे एड्रेस द इशूज ब्रॉट। ये ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ इंटेलेक्ट है अगर आप ऐसा करते हो, है ना, अगर आप पूरी कंट्री के लिए कोई इंटेलेक्चुअल आकर के बैठे और बोले कि पूरी कंट्री के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो, भाई ये ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटी होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर अपनी ही अथॉरिटी का इतना अब्यूज कर रही है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनका करिकुलम अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक जैसा हो, है ना। डाइवर्सिटी को हम हमेशा प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ आप बोल रहे हैं कि, तो इसको तो हम वेरीफाई करेंगे भी नहीं, ये चेक कर लेंगे कि अच्छा पेरेंट्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कंपैरेटिवली, है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के वो भी, कि बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच क्लास 8 बल्क ऑफ देम टेंड टू बी इन द एज रेंज ऑफ 13 years to 15 years, but in our country about quarter of children in 8th struggle with reading dash 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 are still unable to do basic arithmetic operations like division। ठीक है, ये आपको आसेर की रिपोर्ट में भी मिल जाता है ना। Every year about 25 million young boy and dash 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 elementary school move into the life beyond compulsory schooling dash dash they cannot enter the workforce at least in the organized sector till they are 18। अच्छा, तब तक नहीं कर सकते हैं। For many families these children are first from their families to get education this far। Parents and children expect such graduates from the school to go with higher okay and hardly anyone wants to go back to agriculture। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी वो नहीं जाना चाहते। On the other hand the abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be able to be based on the curricular expectation। भाई यहाँ ये बात की गई है कि आप पढ़ा तो रहे हैं एलिमेंट्री, उनको 8th क्लास का भी पढ़ना नहीं आ रहा है, उनसे एक्सपेक्टेशन हाइयर है लेकिन एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इतनी कर बात हुई है। आप ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि पेरेंट्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो हमने माना था ना कि 90% ये गलत है, तो वो गलत ही है ना। तो इसमें ये वाली कोई बात की गई कि यूनिफॉर्म कर दो सिस्टम, ना बोला है कि करिकुलर ख़राब है, इतना कर बोला है। यूनिफॉर्मिटी इसको सॉल्व करेगी या नहीं इसकी कोई जिक्र नहीं हुआ है, अपनी मर्जी से अंट शंट कुछ मत। मैंने आपको 10 बार बता दिया हुआ है कि एजम्पशन का मतलब क्या है, पूर्वानुमान होता है। पूर्वानुमान मतलब आपके सामने पैराग्राफ दिया गया है, आप इससे 2 चीज़ों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं दिए गए पैराग्राफ से। पहला कि जो प्रॉब्लम इस पैराग्राफ में डिस्कस हुई है वो उसके कारण क्या रहे होंगे, कॉजल रिलेशनशिप आप पूर्वानुमानों में इस्टेब्लिश करते हैं, उसका कॉज क्या होगा
और जो दी गई प्रॉब्लम है उसका अगली साइड, मतलब इस पैराग्राफ के अगली साइड क्या पैराग्राफ हो सकता है, दैट मीन्स सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। तो अगर लॉजिकल फ्लो दो पैराग्राफ के बीच में बैठ रहा है तो उसे समझ लो, बस आपको फ्लो इमेजिन करना है कि इसकी पिछली साइड क्या आ सकता है, इसकी अगली साइड क्या आ सकता है, इतनी का रिजम्पशन है। दाएं बाएं में आपने नहीं घुसना है, लाइन एक ही होनी चाहिए और लाइन वही होनी चाहिए जो इस पैराग्राफ ने पकड़ी है। अब मान लो यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है, मैनकाइंड पता नहीं क्या था ये, हिस्ट्री ऑफ साइंस, मान लो यहाँ साइंस की बात हुई है और वो बीच में कहीं से आकर के कथक की बात करने लग जाए तो वो पूर्वानुमान सही होगा क्या? नहीं, वो नहीं होगा। साइंस पे ही अगर पूर्वानुमान आपको लगाना है, बस इससे पहले आप लिख सकते हैं कि, है ना, हिस्ट्री और साइंस के मर्ज करके कोई पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं। मैंने ये पढ़ा नहीं है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन अजम्पशन आप बना सकते हैं कि इससे पहले क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, दैट्स इट। उतना अज्यूम करना है आपको, इसके बाद नहीं। Based on the above passage, the following assumptions have been made. The horrors of the modern life are the inevitable result of progress of, देखो साइंस से हॉरर्स ही आएंगे, ब्लेटेंट फॉल्स स्टेटमेंट है ये। सिर्फ आपको हॉरर्स ही आए हैं क्या मॉडर्न लाइफ में साइंस की वजह से? इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, सिर्फ हॉरर्स ही आएंगे क्या? और कोई इंटेलेक्चुअल आकर के ये बात यहाँ लिखेगा क्या नॉर्मली? नहीं, अनलेस कि इंटेलेक्चुअल इंडियन पॉलिटिक्स से बिलोंग कर रहा हो या फिर अनलेस कि इंटेलेक्चुअल खुद डोनाल्ड ट्रंप हो, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता दूसरा। समझ गए ऑल कॉकरोचेस? दिमाग खुला रखो अपना। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट द साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। ये तो लॉजिकल लगता है। नॉट जस्ट साइंस, एनीथिंग अराउंड इज एनीथिंग अराउंड अस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। दिस इज, इसीलिए तो हम कहते हैं आजकल एंथ्रोपोसीन एपक चल रहा है, एक ऐसी एज जहां पर धरती का वातावरण तक मानवों के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। तो साइंस कौन सी बड़ी चीज है? तो मैं इसे वेरीफाई भी नहीं करूंगा, वेरीफाई कर लेना आंसर यही आएगा, क्योंकि इसको फॉल्स इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, ऊपर वाले को ट्रू इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात समझ लो? बस हो सकता है कि आपको इसे वेरीफाई करने के लिए अपना डाउट को क्लियर करने के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। कहते हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम अ 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by the contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between the science and mankind, and to treat the former as some abstract third party, to treat the former, science, as a third abstract party which can sometimes be praised for its beneficial influences. So, इनेविटेबल है क्या हॉरर्स? नहीं, बेनिफिशियल भी तो है, बस इतनी सी बात है। बट फ्रीक्वेंटली एंड कन्वीनियंटली ब्लेम्ड फॉर द, इट इज ब्लेम्ड, consequences are not inevitably horrific, it is blamed for some horrific, है ना, horrors of war, बट वो इंसानों ने ही किया है। साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट men's convenience, yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this inevitable result of the progress of science, or does the fault lie elsewhere? यहां से आपको पता चल रहा है कि अच्छा, does the fault lie elsewhere? Where elsewhere? Man's endeavor to what he seeks to make out of science, what he seeks to derive out of scientific research. This is where fault lies. तो इतना थोड़ा माइन्यूट होता है। अब देखो, अगर आप ये स्टेटमेंट यहाँ ढूंढने में लगोगे ना, आप बड़ा टाइम वेस्ट कर दोगे। प्रिंसिपल अप्लाई करो भाई, 2 सवाल 3 सवाल एक्सेप्शन होंगे ही होंगे, 13 क्वेश्चन है, लेकिन अगर प्रिंसिपल्स ये वाले अप्लाई नहीं करोगे ना तो आप 10 क्वेश्चन गलत कर दोगे। किससे बात हो रही थी मेरी? हाँ, प्रियांशी से बात हो रही थी।
लर्नर है ना, सिविल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, मुझसे तो काफ़ी बड़े हैं, मोस्ट ऑफ यू आप मुझसे बड़े हैं सारे, ठीक है, एज में मोस्ट ऑफ यू आर, है ना, माय एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और है ना वट एवर फ्रेंड्स। लेकिन उनकी वो जो थी, उनका भी केस यही था कि भाई उन्होंने 24 का बोलते अटेम्प्ट दिया, एजम्पशन वाले 10 उन्होंने मरवा दिए, क्वेश्चन मरवा दिए, 10 क्वेश्चन गलत। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हो सकता है आपके 3 गलत हो जाए, 4 गलत हो जाए 13 क्वेश्चन जैसे एजम्पशन बेस्ड, दूसरों के तो चांस ही बहुत कम है। जो क्रक्स है, मैसेज है, वो तो इतने सिंपल होते हैं कि मुश्किल से 1-2 आप गलत करेंगे। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल से अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो आएंगे आप 7-8 की रेंज में, तब आप आएंगे इतनी बड़ी रेंज में कि अच्छा 8 गलत कर दिए, लो जी, फिर तो गया आपका। मेरी बात समझ रहे हो? ऑल प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। यहाँ कुछ भी अंट वो लिख सकता था, हो सकता था कि यहाँ लिखा हो कि हाँ साइंस ऑलवेज ब्रिंग्स हॉरर, बट ऐसी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। सो हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस। और है ना, ये वीडियो मुझे नहीं मालूम कि ये लास्ट है कि नहीं है सी सेट की, लेकिन मैं एक और बनाऊंगा, मैं कल भी बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक और बनाऊंगा, लास्ट बनाऊंगा परसों, क्योंकि फिर आपने भी रेस्ट करना होगा, तो परसों नहीं बनाऊंगा, फिर ये एक और लास्ट बनाऊंगा 2022 की। लेकिन ऐसा है कि अप्लाई करके आना गुरु। अगर आप देख रहे हो और कसम से अगर आपने ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करे, मेरी आपको बदुआएं लगेगी। अप्लाई करके आना, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं इनको। As a large number of workers in our country are employed in unorganized sector, India does not need to change. इतना ही जो है ना, इतनी सी बात है, ये मुझे आंसर दे जा रही है। मैं काट दिया मैंने यहाँ, अब तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने पढ़ना ही नहीं है टिरेनी ऑफ द क्लासरूम, क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, हटाओ इसे, फॉर श्योर ये गलत है। Even with this its present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefits. पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है कि इंडिया के पास भाई जो इंजीनियर भी है ना, जो है इंजीनियर, उनमें भी 52% ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयबल स्किल रख ही नहीं रहे हैं। भाई साहब, आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर्स के लिए विप्रो का आई थिंक विप्रो और इन्फोसिस का अलग से एक प्रोग्राम चलता है। इवन उन इंजीनियर्स को वहां 1 साल प्रोबेशन में रख के वो ट्रेन करते हैं, तब जाके ले रहे हैं उनको। MBA तो इंडिया से, मान लो अगर आप IIM से पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज छुटपुट कहीं से अगर आपने MBA कर रखी है तो भूल जाओ, आप टेली कॉलिंग में लगोगे। ये मुझसे लिख के ले लो, प्राइवेट कॉलेज से MBA करने की गलती मत करना ऐसे करके कि भाई अच्छा मुझे जॉब एटलीस्ट मिल जाएगी। यू विल बी एम्प्लॉयड इन टेली कॉलिंग सेक्टर, और वो 2-3 साल का सेक्टर में इसे देखता हूँ, फिर वो भी गया, तो बाकी तो भूल ही जाओ। लॉ, जो कुछ नहीं करता है वो इंडिया में लॉ कर देता है। दिस इज वाई द क्वालिटी ऑफ नंबर 1 लीगल लिटरेचर, नंबर 2 लीगल प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री, law which is one of the most, I mean, essential service, rule of law delivered in any civilized society is rule of law, most essential service. And the law professionals who have the responsibility of driving this particular vehicle of law, rule of law, towards a certain direction, भाई वही हाईली अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। वो कहीं के या तो जज बने हुए हैं, है ना, या कहीं पे बड़े लॉयर बने हुए हैं, या कोई आकर के कॉकरोच बोले जा रहा है। दे हैव द वास्ट सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ और इंटेलेक्चुअल उसे क्या कहेंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनमें है ही नहीं। इसी वजह से हर जगह जो कुछ नहीं करता लॉ कर जा रहा है, कहीं पे भी किसी भी कॉलेज से। और अच्छा है कि AI आ रहा है इन सबको रिप्लेस करने के लिए। तीसरा नियम पढ़ा था कि क्लीन स्वीप इज द क्लीन बोल्ड। मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एक होगी आपकी क्लीन स्वीप स्टेटमेंट, वो क्या होगी
कि क्या ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। ये हुई क्लीन स्वीप। मैं आपको क्लीन बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, आपने अपनी तरफ से क्लीन बोल दिया। नहीं मांगा गया है तो नहीं मिलेगा। दिस इज क्लीन स्वीप स्टेटमेंट, जहां आपको क्लियरली बोल दिया गया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉर्मली वो आपकी है ना, यहाँ एजम्पशंस में गलत हो जाता है, क्योंकि देखो एजम्पशन इटसेल्फ बाय, है ना, बाय नेचर एजम्पशन इज फाइंडिंग अ पॉसिबिलिटी, उसको कहते हैं एजम्पशन। यू आर फाइंडिंग सम पॉसिबिलिटी एंड दैट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी लिमिटिंग इन नेचर, दैट पॉसिबिलिटी शुड बी ओपन एंडेड। अगर कोई पॉसिबिलिटी ओपन एंडेड शो की गई है, लिखा गया है कि अगर ये लिखा है ना, ये होता हो, अगर यही पूछा गया होता कि क्या ये बात सच नहीं है कि रेल मांगा गया था, सामने से जवाब आता कि नहीं मांगा गया था, नहीं मांगा गया है तो शायद नहीं मिलेगा। जो ये शायद लग गया ना, तब वो ठीक होती है। ओपन एंडेड है, एक एंड एक छोर ओपन रख दिया गया है कि शायद नहीं मिलेगी तब, या फिर शायद नहीं मांगा गया था। बीच में जब पॉसिबिलिटी का एलिमेंट कहीं आ जाए, दैट इज योर ओपन एंडेड स्टेटमेंट। और नॉर्मली जीएस में भी ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स आपकी सही रहती है, क्योंकि इन्हें गलत साबित करना बहुत मुश्किल है। आपने शायद लगा दिया, आपने बोल दिया शायद जुडिशरी में करप्शन है, करके दिखाओ साबित, आप खुद को रॉन्ग करके दिखाओ कोई। लेकिन जब आपने बोल दिया कि जुडिशरी में करप्शन है ही नहीं, दिस इज क्लीन स्वीप, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग मिस्टर जज। Based on the above passage, following assumptions have been made. Adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. मैं इसे अगेन मानूंगा कि ये अराउंड 90% रॉन्ग है कि दे डू नॉट फील कंफर्टेबल। बट यहां फिर बोल दिया कि हाँ यार, इंडियन पेरेंट्स आज भी डोमिनेटिंग और एजर्टिव है। मेरी बात समझ रहे हो? इंडियन पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग है भाई। तो ये रियलिटी को तो शो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें गलत बात लिखी गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ डज नॉट बोल दिया है, तो मैं मान के चलूंगा 90% ये रॉन्ग है। बाकी हम यहाँ कंफर्म कर लेंगे। द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स, डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स। ये आपकी देखो, ये गलत सी एजम्पशन हो गई। एक होता है कंफर्टेबल फील ना करना, एक होता है कि रिस्पेक्ट ही ना होना, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एडोलेसेंट्स में नहीं रही। हालांकि ये बात सच है, लेकिन नॉर्मली आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बीच में अगर डाल दे तो कंफर्म कर लेना एक बार, वेरीफाई। व्हेन अ चाइल्ड रीचेज एडोलेसेंस, there is apt to be conflict between the parents. There is apt to be a conflict between the parents and the child, since the latter considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs. अफेयर तो बहुत हो रहे हैं भाई। while the former are filled with parental solicitude, ठीक है, he should solicit everything, which is often disguised for love of power, often a disguise for love of power। ठीक है, यहां पे आ जाता है कि भैया पावर किसके पास रहेगी। पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मॉरल प्रॉब्लम्स विच अराइज इन एडोलेसेंस आर पिकुलियरली देयर प्रोविंस। पेरेंट्स है ना, कि एडोलेसेंस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको डील सिर्फ पेरेंट्स करेंगे। द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर आर सो डॉगमेटिक दैट द यंग seldom confine in them and usually go their own way in secret। तो कंफर्ट है ना, अनकंफर्टेबल, डज नॉट फील कंफर्ट, यहां से पता चल रहा है ना कि एडोलेसेंट्स थोड़े अनकंफर्टेबल है डोमिनेटिंग पेरेंट्स से। पर यहां कहीं लिखा है कि भैया वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनकी, नहीं, ये नहीं लिखा है कि भैया रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये है कि परसेप्शन में डिफरेंस है। यहां से आपको क्या समझ आ रहा है? अगर यहां लिखा होता ना कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन अबाउट हु शुड कंट्रोल वंस लाइफ या लाइफ ऑफ एडोलेसेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, अगर ये भी स्टेटमेंट आ जाती तो वो आपकी ठीक हो जाती, क्योंकि परसेप्शन का डिफरेंस यहां से दिख रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम कंट्रोलिंग रहे, वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले। तो ये तो आपका कहीं लिखा नहीं है क्लियरली, आप ये कह नहीं सकते हैं इतने का पैराग्राफ से कि उनमें रिस्पेक्ट नहीं बची।
रिस्पेक्ट है तभी तो सीक्रेटली कर रहे हैं, नहीं होती तो जूता मारते। तो मैं तो ए को, वन ओनली को इसमें सही मानूंगा। अगेन, many of you would be qualifying for mains this year, and many of you would be planning to continue your journey even after the prelims and prepare diligently for mains 2027. Both of you, both category of people, you can enroll in this program if you trust me. As a person, I don't call myself mentor, but I am a person who ensures the quality of everything which is delivered either free or in paid courses. So this is a program जहां आप ज्वाइन बाद में कर सकते हैं, है ना, लगभग इतना इसका फीस होगा। एंड आप डेली आंसर राइटिंग यहाँ पे, है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई आपको पर्सनलाइज्ड चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि civilspot.in इज़ अ स्मॉल फैमिली, बहुत छोटी। तो इसमें अभी भी इस प्रोग्राम में, है ना, 9-10 लोग ही एनरोल्ड हैं टोटल। तो आपको इसमें सारे के सारा जितना भी जीएस है ना, मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम चलाया था दिसंबर 2025 तक, अब फिर से ये शुरू करेंगे। लगभग 60 दिन बहुत इंटेंसिव आंसर राइटिंग होगी, टाइम बाउंड मैनर में, डेली आंसर्स होंगे और डेली उसका लाइव आपके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन रहेगा। किसी की कुछ स्पेसिफिक मुझे गलतियाँ लगती हो कि हाँ यार तुम्हारी राइटिंग में ये गलती है, तो उनके स्पेशल सेशंस भी होंगे, है ना, वो अलग से स्पेशल सेशंस इसमें होंगे। जो लोग इसमें एनरोल्ड हैं उन्हें सब चीज़ें मालूम है। और फुल जीएस का कवरेज का जो कंटेंट है, एनरिच्ड कंटेंट, उसकी पीडीएफ प्लस, है ना, जो वीडियो कंटेंट है वो इसमें रिकॉर्डेड है बहुत अच्छे से, सारे केस लॉज एवरीथिंग, है ना, डायग्राम डुएग्राम, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्डेड है। मैंने काफ़ी मेहनत पिछले साल इसमें की है आफ्टर माई ओन मेन्स। अनफॉर्चुनेटली मैं भी मेन्स में पिछले साल फेल हो गया, है ना, लेकिन सिंस आई हैव 4 एक्सपीरियंस ऑफ 4 मेन्स, सो आई बिलीव कि एटलीस्ट जहाँ ये बात आती है कि ठीक है किसी के नज़र में डेली आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि देखो इम्प्रूव तो आपको ही करना है ना, कंटेंट सबका सेम ही होगा, सबका सेम होगा, आप कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन वो है कि हाँ डेली आपको कहीं पे लिखने को मिल रहा है और डेली उसमें एक सेकंड पर्सन का आपको क्या फीडबैक भी मिल रहा है, वो अगर आपको चाहिए तो यू कैन एनरोल हियर। नेक्स्ट, मैंने बताया कि ओपन एंड इज यूजुअली द राइट एंड। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। बिल्कुल सही बात है भाई, है नहीं, है ना, इसको गलत आप साबित कर ही नहीं सकते। ऐसे भी, है ना, डेटा वाइज भी लगभग आप मानते हैं कि 23% लोगों के, है ना, आसपास, है ना, 23% फीमेल्स के आसपास जो है, लास्ट टाइम जो 24 का डेटा था, सिर्फ इतनी फीमेल्स के पास जो है स्मार्टफोन्स की एक्सेस है इंटरनेट के साथ। तो ऑब्वियसली इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ। जा कर के कहीं आप इसे गलत साबित करके आओ। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाँ, यहाँ हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसकी कोई बात कहीं बीच में हुई है। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री, बिल्कुल, है ना। कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल लिख लीजिए भाई साहब, कैम्ब्रिज एनालिटिका छोड़िए, मुझे तो ऐसा लगता है, हैव एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट पैलेंटियर? यार कोई आकर के मुझे बाद में यहाँ नीचे कर दे, कोई मुझ पे केस कर दे तो मुझे फंड कर देना भाई लीगली, है ना। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके आगे भाई, सर्च करना उस कंपनी के बारे में, यूएस की एक फर्म है पैलेंटियर। इट शोज दैट व्हेन डॉलर्स आर नॉट इनफ दे विल इवन कंट्रोल योर परसेप्शन, द कैपिटलिस्ट क्लास। पैलेंटियर के बारे में सर्च करना प्रीलिम्स के बाद। तो ये दोनों बातें सच है, आप इसे गलत नहीं कर सकते साबित। एक बार यहाँ वेरीफाई जरूर कर सकते हैं कि यार इसकी इंक्लूसिविटी की कोई बात होगी या नहीं। नॉट एवरी वॉइस ऑन इंटरनेट कमांड सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, बस हो गया ना। ये बात बिल्कुल सही है, यहीं से पता चल रहा है कि सारी वॉइसेस एक जैसी ऑडियंस कमांड नहीं कर रही है। व्हेन एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज हाई कैपिटल पे फॉर मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियंस, दे आर इफेक्टिवली बाइंग लाउडर वॉइस। ओके, इफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑन ए डिजिटल स्फीयर इज मैटर ऑफ आउटशाइनिंग वंस ओपोनेंट टिल द इलेक्शन, देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स। बस यहाँ से दूसरी बात लग गई, बस इतना ही पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना ही नहीं है। आगे देखो, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. ट्रेवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। मना करके दिखाओ कि नहीं ट्रैवल से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है, बढ़ती है भाई, लोग मिलते हैं, जगह मिलती है। ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग जगह जहाँ आप जाओगे आपको पता चलेगा अलग अलग कल्चर में यार इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ है। और मैंने एक बात देखा है, द बेस्ट ऑफ द पीपल इन योर लाइफ यू विल मीट आर दोज पीपल हु आर नॉट
continuously working as industrial slaves, who are not continuously working as, है ना, मतलब एक तरफ आप लेंगे एक ऐसा पर्सन जिसके पास 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, या एक ऐसा पर्सन जो दुनिया का सबसे रिच आदमी है और जिसका एक ही काम है और जो हर बार एक ही चीज़ लिखता है ना, कहता है कि हाँ वी विल डू दिस, ये मशीन हमने बना दी, ये वो आपने कर दी. दे आर नॉट रिच ह्यूमन बींग्स, दे आर वेल्दी ह्यूमन बींग्स. रिच ह्यूमन बींग इज़, भाई मैं आज रस्किन बॉन्ड का इंटरव्यू देख रहा था, जो लोग मुझे मेरे साथ यूट्यूब पे इसमें व्हाट्सएप पे फॉलोड है मेरा, वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टेटस भी लगाया है व्हाट्सएप पे. रस्किन बॉन्ड का एक लेटेस्ट इंटरव्यू जाकर के देखना. द बेस्ट क्वालिटी पीपल आर दोज, मैंने आज तक जितने देखे हैं, वो जो एकदम मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं ना, वो है ना कहीं घूम रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्त मौला है ना बाबे बने हुए हैं, ये भी नहीं, अपने लिए ठीक ठाक कमा भी रहे हैं, ठीक ठाक घूम भी रहे हैं, लोगों के साथ उनका उठना बैठना है अच्छा है, एंड दे आर आर्टिस्टिक इंडिविजुअल्स, है ना. वो पेड़ को सिर्फ हरी एंटिटी के तौर पे नहीं देखते हैं, वो जानते हैं कि पेड़ कुछ बोलता होगा, ये कुछ सोचता होगा, समझ लो. पत्ता गिर रहा है, वो सोच रहे हैं इसके पीछे क्या स्टोरी रहती होगी. दोज, है ना, इमेजिनेटिव ह्यूमन बींग्स, दे आर द बेस्ट क्वालिटी ह्यूमन बींग्स. तो ये कैसे आती है ये वैल्यू भाई, ये इन्हीं चीज़ों से आती है. आर्टिस्टिक वैल्यू इंसान में कैसे, इन्हीं चीज़ों से. अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रेवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेज अमंग द पीपल. बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ना, मैं इसे सही मानूंगा इस स्टेटमेंट को. हो सकता है कि पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रेवल, क्योंकि भाई वो अलग अलग लोगों को जानता है, तो ही कैन रिजॉल्व, कैन यहाँ पॉसिबिलिटी है, ओपन एंडेड है ये. अब इसको हमने यहाँ वेरीफाई करना है. ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, ओनली भी यहाँ लगाया हुआ है कि ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स ऑन मैनी ऑफ अ बीच where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries, and what is parochial and what is universal in his choice. यहाँ पता चल रहा है कि अच्छा, पैरोकियल और यूनिवर्सल का मतलब क्या, कि यूनिवर्सल मतलब ऐसी चीज़ जो हर जगह लागू हो, पैरोकियल मतलब जो एकदम ऑर्थोडॉक्स तरीके से सिर्फ एक सोसाइटी का मानना हो कि हाँ एब्सोल्यूट ट्रुथ ये है. फॉर एग्जाम्पल, वी डिस्कस अबाउट पैरोकियल इस्लाम, वी डिस्कस अबाउट पैरोकियल क्रिश्चियनिटी, पैरोकियल ट्राइबलिज्म, वी डिस्कस अबाउट, है ना, पैरोकियल क्या उसे कहेंगे कि एक्सट्रीम हिंदू नेशनलिज्म. दीज आर पैरोकियल आइडियाज, कि हम जो मानते हैं सिर्फ वही सच है, ईश्वर का जो स्वरूप हम मानते हैं वही सच है. दे आर पैरोकियल आइडियोलॉजीज. देर आर सर्टेन यूनिवर्सल आइडियोलॉजीज, वेदांतिक थॉट यूनिवर्सल आइडियोलॉजी, है ना, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, ये इस्लामिक ट्रूथ कि अल्लाह एक है, वो किसी भी रूप में है, अल्लाह एक है. दिस इज यूनिवर्सल आइडिया. पैरोकियल आइडिया इज व्हाट, कि यू हैव टू कम टू अ सर्टेन प्लेस टू वर्शिप गॉड, अल्लाह, है ना, वाहेगुरु एटसेट्रा. दिस इज पैरोकियल आइडिया. बट द आइडिया विच इज यूनिवर्सल इज अल्लाह एक है, भगवान एक है, रसूल एक है, या फिर जो भी हो, है ना, दुनिया की जो पावर है, यूनिवर्सल पावर, वो एक है. ऑल एनकम्पासिंग थिंग इज यूनिवर्सल. तो इससे अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, जितना आप इंटरेक्ट करोगे ट्रेवल से, है ना. सच डेलिकेट गुड्स सच एज जस्टिस, लव, ऑनर, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in foreign land. And the art of learning of fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at the ease among their fellows. तो यहाँ ये बात भी लिखी है कि भैया आपको फंडामेंटल कॉमन वैल्यू का आइडिया लगता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन, ये तो बढ़ेगी, इसे आप रिफ्यूट नहीं कर सकते. पर भाई यहाँ ये नहीं बताया है कि अच्छा जो ट्रैवल करेगा उसमें ये क्षमता आ जाएगी कि अलग अलग लोगों के वो डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर जाए, उसे अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा. ये नहीं पता चलेगा कि, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ इंसान, कोई बाबा है आपने भेज दिया उसको ईरान और उसके वॉर के, है ना, भेज के दिखाओ. इंडिया में इतने बाबे हैं, एक को भेज के दिखाओ कि यार जाओ मनाओ इसे, है ना, ईरान और इजराइल को मनवा लो यार, ट्रम्प को मनवा लो, बोल के दिखाओ जरा, इतने बाबे हैं, तब तो वो मनवा लेते. धरती में पीसी पीस होती, फिर नहीं होगा वो. दे हैव देयर ओन लाइफ अंडरस्टैंडिंग. लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप इसे आउटराइटली गलत समझ, मैं इसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ है, ये कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज assumptions have been made.
जायंट आइसबर्ग्स हैव अ बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और गलत सिद्ध करके दिखाओ इसे। आइसबर्ग है ना, तो जितने आइसबर्ग्स हैं उनका प्राइमरी प्रोडक्टिव सदर्न ओशन में मैक्सिमम आपको आइसबर्ग मिल रहे हैं, है ना, डोम्सडे ग्लेशियर एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। तो भाई साहब इन आइसबर्ग्स का कोई ना कोई बियरिंग तो होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, एल्गल ग्रोथ में, या फिर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ में, फूड चेन में, तो कोई ना कोई रोल तो होगा अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। गलत सिद्ध करके दिखाओ इसे, समझ रहे हो। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। यही तो हमारा मेन कंसर्न है। 4 फीट से भी ज़्यादा पूरे ग्लोबल ओशन का लेवल बढ़ जाएगा अगर वो डूम्सडे ग्लेशियर पिघल गया तो, थ्वेट्स ग्लेशियर, ऑब्वियस बात है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस इतना वेरीफाई करना है कि अच्छा अब इस एटीट्यूड से जाना है यार यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, इसकी कोई बात यहाँ जिक्र ऐसा हुआ है कि नहीं। जियोग्राफर्स एनालाइज्ड इतने सारे सैटेलाइट इमेजेस of ocean color which is indicator of phytoplankton productivity at ocean surface and found that giant icebergs are responsible for storing up, so they have a bearing whether positive or negative, हमें वो चेक ही नहीं करना है, यहाँ से पता चल रहा है they have a bearing. The researchers discovered that melting water from giant icebergs which contain iron and other nutrients, अच्छा वाटर में आयरन और अदर न्यूट्रिएंट होगा, hitherto an expectedly high level of phytoplankton growth, तो उससे ऑब्वियसली फिशरीज भी इम्पैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब उससे मिनरल्स वगैरह आपके हो रहे हैं, है ना, एमिट हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट एमिट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट फिशरी का आपने यहाँ जो है लिंक इस्टेब्लिश कर दिया। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स तो यहाँ बीच बीच में लिखा ही हुआ है, फिशरीज का लिंक इस्टेब्लिश कर दिया, बोथ 1 and 2। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, लिंक इस्टेब्लिश हो गया, दैट्स इट, आगे बढ़ो। टाइम लगा नहीं। फिर देखो, द ऑथर ऑफ पैसेज बिलीव्स इन फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। ऐसे आप इसे पढ़ोगे तो मैं तो इसे सही वो मानूंगा, मैं इसे सही स्टेटमेंट अभी भी मानूंगा कि हाँ, है ना, फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। आप इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा नेचर ने फूलों को, है ना, पोइटिक मैनर में मैं इसे कैसे इंटरप्रेट करता कि यार नेचर ने फूलों को उस टाइम बनाया होगा जब क्रिएटर अपनी लग्जरी में रहा होगा कि यार मजा आ गया, फूल बनाता हूँ, समझ रहे हो। पोइटिक मैनर में मैं इसे ऐसे इंटरप्रेट करूंगा। अब पता नहीं यहाँ क्या लिखा है, लेकिन अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है ये ठीक है, इसमें लिखा गया हो, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज थिंग ऑफ। भाई ये तो बदतमीजी हो गई। आप फूलों जैसी क्यूट चीज़ को, ये ठीक वैसी बात होगी, आपने सुंदर लड़की देखी और आप उसे कह रहे हैं कि एक ब्यूटी के अलावा आपका कोई पर्पज ही नहीं है क्या? नो, ये तो डिसरिस्पेक्ट हो गई, उसकी मेयर एग्जिस्टेंस पे डिसरिस्पेक्ट है कि आप, है ना, यहाँ पे आप फूल को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो कि भैया ए थिंग ऑफ ब्यूटी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो एकदम गलत बात होगी। ये पहले की बात है ना, ये तो आउटराइटली गलत है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले वाली पे हो सकता है कि कुछ, है ना, वो हो। द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, तो ये भी आपका चला गया, यहाँ देख लो, यहीं से पता चल रहा है कि नहीं, इट वॉज नॉट मेंट ओनली फॉर द ब्यूटी पर्पज, इट फ्लॉन्टेड इट्स पेटल्स एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट, द इंसेक्ट कैरीज द pollen from flower to flower so that the pollen is not carried away by wind and thus not wasted. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया फूल हमारे लिए नहीं बने थे, फूल बने हैं नेचर के रेगुलेशन के लिए, ताकि पॉलन फैल सके और सारे जो पौधे हैं कम से कम उनकी फर्टिलाइजेशन हो सके। इतनी बात यहाँ लिखी हुई है। फूल हमारे लिए नहीं बने थे हमें प्लीज करने के लिए, क्योंकि फूल है और हम उससे प्लीज हो जाते हैं। तो मैं अभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट को तो मैं एक तरीके से अगर पोइटिक मैनर में इसे इंटरप्रेट करूं तो मैं इसे आज भी ठीक मानूंगा, है ना, कि नेचर ने अपनी लग्जरी के लिए या फिर अपनी सहूलियत के लिए, अपने पॉलन वगैरह फैलवाने के लिए ये फ्लावर क्रिएट किए होंगे। लेकिन दूसरी तरह से
यहाँ जब क्योंकि प्लीज़ प्लीज़ लिखा गया है कि इट डजेंट प्लीज अस, या ये हमारे लिए नहीं बने थे, या फिर ये खूबसूरती के लिए नहीं बने थे, ये एक पर्पज़ के लिए बने थे, तो यहाँ से ये गलत भी लग रही है कि हाँ नेचर की लग्जरी। अब एक दो सवाल वो ऐसे एजम्पशन डालेंगे कि नेचर ने लग्जरी के लिए थोड़ी ना बनाए थे इसे, है ना, अपनी परफ्यूम के लिए थोड़ी ना बनाया था इसे, एक काम के लिए बनाया था, पर्पज़ के लिए बनाया था, यूटिलिटी के लिए बनाया था। इट इज़ नॉट फॉर लग्जरी, इट वॉज फॉर यूटिलिटी। तो उस हिसाब से ये गलत भी है। तो मैं इस पर अपना कोई टेक नहीं दूंगा। एक दो सवाल ऐसे आएंगे बीच में, चेक कर लेना यूपीएससी का आंसर की में क्या है इसका। फिर ये वो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। कोई है ऑप्शन? डोंट फॉल फॉर मनी। अच्छा नहीं यार, ये वाला इस बार है ना 2024 में मुझे आया ही नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ये है कि जब भी कहीं पे लिखा हो कि अच्छा हमारे पास ये शिक्षा का बजट अच्छा नहीं है, हमारे पास एजुकेशन का बजट अच्छा नहीं है, और पैराग्राफ में कहीं भी बजट की बात की ही ना गई हो, तो यूजुअली जहाँ पे भी मनी की बात हो रही है ना कि अच्छा इतना पैसा लगेगा, तो नॉर्मली वो स्टेटमेंट आपकी गलत ही होती है। तो ये वाला प्रिंसिपल हमने पिछले उसमें देखा हुआ था, एक बार जाके पिछली वीडियो 2 वीडियोस वो देख लेना। नॉट क्वेश्चनिंग द कैपेबिलिटी, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एनीवन। इफ एग्जामिनर इज क्वेश्चनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए पॉपुलेस, ऑफ ए पर्सन, ऑफ अ थॉट, ऑफ एन आइडियोलॉजी, ये बोल दे कि कम्युनिस्ट स्टेट इज इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग एजम्पशन, नोबडी कैन अज्यूम इट, है ना। और मान लो ये बोले कि कैपिटलिस्ट स्टेट इज इनकेपेबल ऑफ इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एंड जस्टिस, रॉन्ग, है ना। वो क्योंकि कैपेबिलिटी ही पहले ही क्वेश्चन की जा रही है, सो इट इट इज डेस्टाइन्ड टू बी रॉन्ग। यहाँ मैं भी कैपेबिलिटी ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन देखो, जैसे इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न, एक दूसरी बात, डोंट फॉल फॉर द स्पेसिफिकेशंस अनलेस इंडिया स्पेशली मेंशन किया गया हो। तो नॉर्मली जब भी बोलेगा ना कि वेस्ट हैज़ टू डू दिस, इंडिया हैज़ टू डू दिस, गवर्नमेंट हैज़ टू डू दिस, जब तक ये स्पेसिफिकली मेंशन ना किया गया हो इंडिया, गवर्नमेंट, वेस्ट, तब तक वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग ही होगी। तो कान खड़े कर देने हैं जब पैसे की बात हो, जब स्पेसिफिसिटी की बात हो, स्पेसिफिकेशन की बात हो, वहाँ कान खड़े करने हैं, जब कैपेबिलिटी की बात क्वेश्चन की गई हो वहाँ कान खड़े कर देने हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत ही होंगे, हो सकता है बजट की बात की गई हो सकता है इंडिया की बात की गई हो, लेकिन कान खड़े करने हैं। जैसे यहाँ न्यूयॉर्क की बात की गई है, कान खड़े कर देने हैं, लेकिन हो सकता है ये सही हो, और स्टेटमेंट ऐसे तो सही है, आपकी अपनी नॉलेज के बेसिस पे तो सही ही लग रही है, लेकिन हमें देखना है कि सच में इंडिया की बात कहीं यहाँ हो रही है तो सही होगी। इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। ये देखो कैपेबिलिटी ही क्वेश्चन हो रही है इसमें पूरी। ये हो सकता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट, है ना, दे आर अंडर यूटिलाइजिंग देयर कैपेबिलिटी, लेकिन हैव नो कैपेसिटी। भाई इसलिए नहीं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए बिकॉज वी नो द प्रिंसिपल कि नो क्वेश्चनिंग द कैपेबिलिटी इवन ऑफ ए डाइंग मैन, questioning a capability of a dying man until he finally dies, questioning the capability of a dying man to live, even that is also illogical। ये तो छोड़ो, ये तो इंडियन यूनिवर्सिटियां हैं, वेल फंडेड यूनिवर्सिटीज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटी हो सकता है, तो इसे हटाओ। आंसर इन्हीं में से दो है ना, इन्हीं में से कोई एक होगा, वो आप चेक कर लेना। इंडिया की यहाँ कहीं अगर बात हो रही होगी देख लेना अपने हिसाब से, है ना। एक मिनट, टुडे, अब देखो इंडिया, इसको वेरीफाई करने के लिए अब आपने एक काम करना है, इंडिया ढूंढना है कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। द बैकबोन ऑफ सिस्टम्स थ्योरी, सिस्टम्स थ्योरी की बात हो रही है ना, सिस्टम्स अप्रोच, है ना। यूजिंग कंप्यूटिंग स्टेटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन द अर्ली यूनिवर्सिटीज इन द वेस्ट, है ना, वेस्ट की बात हो रही। प्लानिंग spawned some of the most indigenously planners. This was because they were subject absorbed into planning curriculum, social sciences planning in India, and its education differs from West। इंडिया की यहाँ बात तो हुई है, लेकिन एक बार देख लेना ये, है ना, एक बार अपने हिसाब से देख लेना कि हाँ इंडिया की देखो बात हुई है यहाँ कि नीचे एजुकेशन, इंडिया की एजुकेशन और प्लानिंग अलग है। India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practices। इसको थोड़ा ढंग से इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ इंडिया का एक बार रेफरेंस सिर्फ आया हुआ है, तो उस हिसाब से हो सकता है ये गलत भी हो। एक मिनट, पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं किस बारे में। टुडे इफ़ वी कंसिडर सिटीज़ सच एज न्यूयॉर्क, लंडन, पेरिस
as some of the most iconic cities in the world, it is because the plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precincts. अच्छा, तो यहाँ पता चल रहा है कि हाँ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिकली प्लान किया है इन सिटीज़ को. द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू mathematical models using computing, statistics, optimization, and algorithmic way of formulating and solving problem. The early universities of West, which began to train the professionals in planning, spawned some of which began to train professionals in planning. Early universities of the West, ठीक है, spawned some of the most indigenous planners who were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into planning curriculum that had its roots in social sciences, geography, and architecture. Planning in India and its education differs from West. वेस्ट में इतना अच्छा हुआ और इंडिया में इसका डिफरेंस है. तो यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस. इंडिया में कोई प्रॉब्लम है ये तो यहाँ से लग रहा है लास्ट वाले उससे, लेकिन आप फिर भी सर्टेनली बहुत श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते. तो इसमें भी मैं अनश्योर हूँ, लेकिन है ना, ये क्योंकि पॉजिटिव भी लग रहा है और इसकी कोई चर्चा हो रही है तो इसे मैं सही भी मानूंगा, ऐसी बात नहीं है. पर इसकी तो कहीं चर्चा हुई ही नहीं है कि इंडियन यूनिवर्सिटी में कोई कैपेबिलिटी नहीं है. यहाँ लिखा है कि एजुकेशन है, लेकिन ये वेस्ट से डिफर कर रही है. वेस्ट में बहुत एक्सेलेंट प्लानिंग है ना. तो उस हिसाब से अगेन डी या ए में ही इसमें आप टिक करेंगे, है ना. बहुत वो है थोड़ा अजीबोगरीब. इसे देखते हैं. अच्छा, फॉलोइंग assumptions have been made. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए, पर इसकी कोई बात हो रही है या नहीं ये हमें देखना है यहाँ. Ensuring the reduction of wastage and loss of food is social and moral responsibility of all citizens. ऑल सिटीजन. देखो है तो बात सही, ऐसा नहीं है कि ओनली सिटीजन यहाँ लिखा गया हो. ऑल सिटीजन लिखा है तो आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं, है ना. आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं. स्टेटमेंट ही ये दोनों सही है. अब बस ये देखना है कि यहाँ इसकी बात हुई है. अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट फॉर वेस्ट और वेस्टेड ग्लोबली. ग्लोबली लॉस हुआ है या फिर वेस्ट हो गया है 1/3. फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड throughout the supply chain from initial agricultural production to final household consumption. पूरी वैल्यू चेन में हो रहा है भाई साहब लॉस. The increasing wastage also results in land degradation about 45%. ठीक है, mainly due to deforestation, unsustainable agricultural practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over the waste food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. The decay also leads to harmful emissions of other gases in atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. But यहाँ पे food distribution mechanism जैसे पीडीएस वगैरह की कोई चर्चा हुई है क्या? यहाँ पूरी सप्लाई चेन की बात हुई है भाई. फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की अलग से कोई बात नहीं हुई है कि इट नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड. यहाँ बोला है कि भाई प्रोडक्शन पे मेन बात हो रही है. एमिशन कहाँ हो रहा है? एमिशन हो रहा है यहाँ प्रोडक्शन स्टेज पे, है ना. लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है प्रोडक्शन स्टेज पे. मेन फोकस देखो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मेन फोकस है क्या? नहीं, मेन फोकस है एंटायर सप्लाई चेन मेनली फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, है ना, वो चीज़. तो इसे आप जो है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लिसिटली बात नहीं हुई है, अगर बोला होता कि द फूड एंड, है ना, द वैल्यू चेन ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स टू बी इमेजिन्ड, तो वो ठीक है. यहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन भी आपकी गलत है, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हो ही ना, हो सकता है. यहाँ कैसे आप इस्टेब्लिश करेंगे कि प्रॉब्लम फूड डिस्ट्रीब्यूशन में है? समझ रहे हो? पता नहीं चल रहा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो एक्सप्लिसिट है कि फूड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है. Ensuring the reduction of wastage and loss of food is social and moral responsibility of all citizens. Loss and wastage of food in all forms critical complete cycle of food sufficiency and food sustainability. ठीक है, moral की कोई बात हुई है? Food lost or wasted throughout the supply chain is the initial government production to final household consumption. ठीक है, increasing the wastage
land degradation, more due to deforestation, unsustainable practices, excessive groundwater extraction, the energy spent over the wasted food, carbon dioxide production every year, decay also leads to harmful emissions, other gases in the atmosphere, addressing the loss and damage, all forms of critical sustainability, 1/3 of the food. देखो वैल्यू चेन की बात हो रही है यार, है ना. Moral responsibility of all citizens, food reduction, ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. देखो यार मुझे गलत भी नहीं लग रही है, हिंट ये भी आ रहा है कि ये सही हो सकता है, पहले का तो गलत ही है ना, लेकिन इसको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा. फूड is social and moral responsibility. According to the Food of Agriculture Organization, 1/3 of the wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain from initial agriculture production to final household consumption. ठीक है. The increase in the wastage also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices and excessive groundwater extraction. ठीक है. The energy spent over dash carbon dioxide every year, decay also leads to harmful emissions, other gases in the atmosphere, addressing the loss and wastage of food. तो वो मैं इसको मना भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको आउटराइटली सही भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सब्जेक्टिव सी ये स्टेटमेंट हो गई है ना. अपना रैशनल का इसमें उपयोग करें. और ऐसे 2-3 सवाल जो हमने देखे ना, ऐसे आएंगे भाई, 2-3 सवाल ऐसे आएंगे. मैं आपको फिर कह रहा हूँ 27-28 क्वेश्चन आते हैं. हमारा टारगेट है कि 28 में से अराउंड आप 23 क्वेश्चन सही कराएं, बस इतना. जब 23 यहाँ के सही करेंगे ना, तो भाई 10 सवाल आप मैथ और रीजनिंग के क्यों सही नहीं करेंगे यार. जब आपके 33 करेक्ट हो जाते हैं, टोटल आपने लगभग 45 किए हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं. ठीक है, तो मेन एजेंडा यही है. मैं इस पर अपना कोई टेक दे नहीं पा रहा हूँ. यूपीएससी के आंसर की प्लीज़ आप है ना चेक करना होगा तो चेक कर लेना, बट आई बिलीव कि ये ठीक हो भी सकता है. मुझे गलत भी लग रहा है ना, 80-60-70% ये मुझे गलत भी लग रहा है, लेकिन बीच में, क्योंकि अलग से सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात हो ही नहीं रही है ना. यहाँ ये बात भी लिखी होती ना कि भाई मॉरल डिके ऑफ द सोसाइटी, इट शोज मॉरल डिके ऑफ द सोसाइटी, तब बात होती. या ये बात भी लिखी होती ना, इतनी कर बात भी लिखी होती ना कि फूड लॉस की वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ये बात भी लिखी होती ना, तो मैं इसे बिल्कुल सही मान लेता. लेकिन अभी मैं इसे गलत मान के चलूँगा. तो ये बात है ना. बाकी इसका एडवर्टीजमेंट मैंने कर दिया है. आई होप ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे. अगेन मैंने जब आपको पहले ही बोल दिया था कि ये दीज आर 7 प्रिंसिपल जो आपको याद रखने हैं, ये आपको असिस्ट करेंगे, ये आपको टाइम रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे. जो आप टाइम फालतू में वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, जो आप 1.5 मिनट लगाने थे, 2 मिनट लगाने थे, वो आपको आधे मिनट में करवा देगा, ताकि आप ज़्यादा टाइम मैथ्स को दो. ये हेल्प आपकी इससे होगी बस. इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और सारे के सारे क्वेश्चन इससे आपके सही होंगे. ये अननेचुरल है एंड दिस इज अगेन है ना, वो एक ब्लेटेंट इलॉजिकल शिट है अगर आप ये मान रहे हो. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. गिव योर टेक, कमेंट सेक्शन में आप पार्टिसिपेट कीजिए. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, भाई हाइप तो कर सकते हो एक, है ना भाई. इतने सारे ट्रिक के फर्जी लोगों को आप लोग हाइप कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो. मेरे सब्सक्राइबर इतने निठल्ले, डेली उन्होंने यहाँ आना है. भाई एक हाइप तो दे दो. 1300 पॉइंट का एक हाइप दे सकते हो 10 लोग, 13,000 बन जाएगा, 33,000 बनवा दो, है ना. मुझे भी अब यही करना है क्योंकि लेकिन ऐसा है, आई विल डिलीवर क्वालिटी. मैं ये नहीं है ना, गुजिया नहीं मारूंगा. रेस्ट अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी here on civilsport.in. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all. Bye.